नमस्कार। आज सवेरे में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। सरोद और उस्ताद अमजद अली खान साहब दोनों एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं और उस्ताद अमजद अली खान साहब के दो शहजादे अमान और अयान बखूबी अपने वालिद का ख्वाब पूरा करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अमान और अयान। स्वागत करती हूँ मैं आपका इस कार्यक्रम में। थैंक यू। आपने वैसे तो काफ़ी सारे क्षेत्रों में ख्याति अर्जित की है, चाहे हम सरोद वादन की बात करें, चाहे फिल्म्स की बात करें, चाहे फैशन शोज़ की बात करें, लेकिन एक जो बहुत अहम काम है लेखक बन जाना, लेखन में उतर जाना। आपकी एक नई किताब 50 मास्टर्स रिकॉर्डिंग काफ़ी अनूठा प्रयास माना जा रहा है इससे, जिसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को भी आपने शामिल किया है। आइडिया आया कैसे? एक पब्लिकेशन है हार्पर कॉलिंस, तो उन्होंने अयान भाई मुझको अप्रोच किया और इसके पीछे जो मेन कॉन्सेप्ट था कि युवा पीढ़ी, जो आज की युवा पीढ़ी है, वो क्या उनका क्या सोच है क्लासिकल म्यूज़िक की तरफ। जनरली आप जब क्लासिकल म्यूज़िक की बात करते हैं तो आप जनरली कोई 50 या 60 साल के आदमी से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है क्लासिकल म्यूज़िक कहाँ जा रहा है, कैसा है, क्या हो रहा है। पहली दफ़ा हम दोनों भाइयों को पूछा क्योंकि मालिक की दुआओं से आई थिंक यूथ कनेक्ट्स विद अस और हम भी यूथ के साथ कनेक्ट करते हैं एट सम लेवल। तो हमसे पूछा गया कि हम लोग ऐसे 50 रिकॉर्डिंग्स का जिक्र करें जो हमारे हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बल्कि सारी रिकॉर्डिंग सबकी अच्छी हैं, पर ये वो रिकॉर्डिंग्स हैं जिनको सुनकर हम लोग बड़े हुए और बड़े कलाकार जिनको आज की युवा पीढ़ी नहीं जानती, जो बुजुर्ग हैं, जो आज से शायद 20-30 साल पहले इंतकाल फरमा गए, तो उनके बारे में, उनकी रिकॉर्डिंग्स के बारे में, और जो हैं उनके साथ हमारा पर्सनल रिलेशनशिप क्या है, तो इस बारे में। बल्कि आयन भाई ने ज़्यादा मेहनत की मुझसे ज़्यादा। नहीं, कलेक्टिव मेहनत कलेक्टिव थी। पहली किताब हमारी 2002 में निकली थी, वो अब्बास साहब के ऊपर थी, लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत हमारे लिए बहुत एक बड़ा ऑनर था कि हमें हार्पर कॉलिंस ने कहा कि आप लोग लिखिए। क्योंकि देखिए क्या है कि आजकल जो भी सीनियर आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारे वालिद साहब या उनके सारे कंटेम्प्रेरीज हैं, इन्हीं लोगों के वजह से आज क्लासिकल इंडस्ट्री की जो एक जगह बनी है, क्लासिकल म्यूज़िक की जो इज्जत है, इन्हीं लोगों के वजह से आज कायम है। और ये किताब में जब से रिकॉर्डिंग्स शुरू हुए हमारे क्लासिकल वर्ल्ड में, तो सबसे ओल्डेस्ट आर्टिस्ट इस किताब में उस्ताद इमदाद खान साहब हैं। तो बेसिकली फ्रॉम लेट 1800s से इस किताब की जर्नी शुरू हुई है, राइट अप टिल आज के जो सुपरस्टार। मदद किसने की सबसे ज्यादा, अगर इस किताब की बात करें तो? देखिए यही रिकॉर्डिंग सुन के, जैसे अमान भाई ने कहा, हम लोग बड़े हुए हैं। जैसे कि स्कूल में प्रोफेसर्स किसी इंसाइक्लोपीडिया को रेफर करते हैं, हम लोग इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को रेफर करते थे जब हम लोग बड़े हुए, और आज भी इन्हीं रिकॉर्डिंग्स को सुन के हम लोग। लेकिन जो जैसे आप जो पूछ रही हैं कि मदद, एक तो जो पुरानी इंफॉर्मेशंस हैं, जो इंफॉर्मेशंस हमें कौन से साल से कौन से साल तक वो लोग जिंदा थे या कौन से शहर में उनका जन्म हुआ, वो सब तो खैर इंटरनेट से पता चला। बट उसके अलावा बहुत सारे हमारे फैमिली फ्रेंड्स, क्लोज फैमिली फ्रेंड्स, जिनका अपना इंटरेक्शन रहा, या हमारे वालिद साहब जिनसे हमने कहानियां सुनी, ऐसे लोगों के बारे में जिनसे हम खुद, हमारा मिलना जुलना नहीं रहा हुआ, तो मैं कहूँगा पिताजी से मदद मिला। लेकिन एज फार एज फैक्ट्स आर कंसर्न, जहाँ तक रिकॉर्डिंग का सवाल है, जहाँ तक एनालिसिस का सवाल है कि हमें क्या लगता है कि युवा पीढ़ी कौन से रिकॉर्डिंग्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगी, तो वो एक कलेक्टिव एफर्ट रहा है। लेकिन मैं बहुत गर्व के साथ एक बात डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि यूजुअली खासकर अपने क्लासिकल दुनिया में सब लोग अपने ही गुरु की बात करते हैं, अपने ही वालिद साहब की बात करते हैं, और मेरे ख्याल से बहुत बड़ा जिगर चाहिए आपको कि आप
अपने वालिद और अपने गुरु के अलावा भी और चारों तरफ दूसरों की तारीफ कर सकें और लिखें उनके बारे में, उनका बहुत बड़ा जिक्र दिल करें। चाहिए वाकई ये, क्योंकि बाय एंड लार्ज अगर लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं अलग कलाकारों से, किसी के गाने बजाने में आपको दिख रहे हैं कि अमजद अली खान साहब का कुछ अंग नजर आ रहा है, विलायत खान साहब का, रविशंकर जी का, अली अकबर खान साहब का, लेकिन सब चुप है। बस हमने अपने गुरु से सीखा, अपने पिताजी से सीखा। लेकिन देयर इज अ वर्ल्ड बियॉन्ड दैट, और ये बहुत ही नेचुरल चीज है कि जब एक फूल खिल रहा है तो अगर एक गुलदस्ता है तो गुलदस्ते की तरफ तो सबका निगाह जाएगा, सिर्फ आप एक ही फूल को नहीं देखते। बहुत खूबसूरत तो बात। ये पहली बार मेरे ख्याल से इस किस्म की एक किताब आई है। और जैसे अमान भाई ने कहा कि हमारे जो पर्सनल इक्वेशंस है, बचपन से हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उठना बैठना हुआ पंडित केशव महाराज जी के साथ, गिरजा देवी जी के साथ, तो वो सब जिक्र है। और कुछ पुराने फोटोग्राफ्स भी हैं। अब्बा का खुद का कंट्रीब्यूशन इसमें कितना रहा, या इस किताब को लिखने में यादों को सहेजना कितना मुश्किल काम था? देखिए, पिताजी का, अब्बा का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहा था, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो बचपन से, जो आज हम लोग जिस टॉपिक में हम बात कर सकते हैं, अगर आज आप हमसे पूछिए कि आपको उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब के बारे में क्या कहना है, या आपको पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी के बारे में क्या कहना है, तो जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो हम आपसे बात कर पाएंगे वो बिकॉज हमारे पिताजी ने हमको बचपन से वो सब बातें हमने सुनी है, वो सुनकर ऐसी बातें बड़े हुए हैं। तो लेकिन वो जो किताब जिसका जिक्र आप कर रही हैं, वो आपका शायद पहला प्रयास था जी, वो जी, लिखने, है ना, पहली किताब जी, थी। जी। और उस किताब को लिखने में जो एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए, कितना उस वक्त आप लोगों के दिमाग में क्या था जो आपने अब्बा को ये किताब सोची और उस पर लिखी? देखिए, अब्बा के ऊपर काफी किताबें ऑलरेडी लोग लिख चुके थे, लेकिन क्योंकि बड़े लोग लिखते हैं ना, जी, अगर हम जी, देखें हाँ कि कोई बहुत बड़ा लेखक ही किसी बहुत बड़ी हस्ती पर लिखता है, लेकिन यहाँ एक अनूठा बात जो थी, जो सबसे खूबसूरत बात थी कि दो बेटों ने अपने पापा पर या वालिद पर ये किताब, कॉन्सेप्ट वही था उस किताब के पीछे कि ये लोग एक सीरीज कर रहे थे, जो पब्लिकेशन जिन्होंने बुक निकाली है, फादर सन्स के ऊपर या मदर सन जो भी पॉपुलर हो, तो वो चाहते थे। देखिए, जैसे आयन भाई कह रहे हैं कि उस्ताद अमजद अली खान साहब को लोगों ने उस्ताद अमजद अली खान साहब की तरह उन पे किताब लिखा है। किताबें काफी बिकॉज आप जब उस्ताद या पंडित होते हैं तो इट्स बिगर देन लाइफ परसेप्शन होता है। बट इस किताब में हमारी कोशिश ये रही कि हम अपने गुरु को, अपने वालिद को एक इंसान के नजरिए से हम दिखा सकें कि गुड पॉइंट्स, ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कहूंगा बैड पॉइंट्स, मैं कहूंगा वीकनेसेस, स्ट्रेंथ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ टीचर, तो हर हिसाब से। तो वो जैसे इन्होंने कहा अमान भाई ने, एज एक शख्सियत उनकी क्या है स्टेज के पीछे, एज अ फादर वो क्या है, तो ये सब हमने उसमें लिखा। और हमारी माँ का बहुत बड़ा सहयोग रहा उस किताब में। खासकर एक ऐसा चैप्टर था अब्बा के पर्सनल लाइफ के बारे में जो बहुत लोग नहीं जानते थे शायद, और शायद जानते भी थे, लेकिन किसी की बहुत ज्यादा लोगों को हर्ट नहीं करते हुए, या इज्जत से और एक सही तरीके से जो कुछ अब्बा के इंसिडेंट्स रहे हैं लाइफ में, उस बारे में भी लिखा हमने। क्योंकि बीइंग सन्स, आप किसी के जीवन से कुछ चैप्टर्स को डिलीट नहीं कर सकते, और करना नहीं चाहिए कन्वीनियंस के लिए। हाँ जी। तो इसलिए हमने सब कुछ लिखा, और वो बहुत एक मेरे ख्याल से प्रयास था भैया और मेरी तरफ से कि अब्बा जो हैं, जो अब्बा है, जो गुरु है, वो दुनिया देखे, जाने और पढ़ सके। अगर पसंदीदा चैप्टर की बात करूं मैं आप दोनों के, उस किताब में हाँ। मेरे ख्याल से बचपने के जो चैप्टर्स थे, जो चैप्टर बचपना का है, एक आध वाक्य हमारे साथ शेयर कर। देखिए, तालीम, क्योंकि हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे कि अब्बा से ही सीखे हम लोग, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी किसी गुरु के पास। वालिद ही गुरु थे और हैं आज भी। तो आई थिंक एक ऐसा इंसिडेंट था जो हमने उस किताब में पहली बार लिखा, जो लंदन में हुआ था। आई थिंक हम लोग अमान भाई लोगन हॉल में कॉन्सर्ट था। अमान भाई शायद 13 साल के थे, मैं 11 का था उस वक्त। तो कॉन्सर्ट हुआ, लेकिन हमारा बजाना मतलब बहुत जिस हिसाब किताब का होना चाहिए वैसा नहीं हुआ। और प्रोग्राम के बाद जब वापस आए तो अब्बा की तबीयत थोड़ी खराब थी, ही हैड फीवर। तो फीवर उनको
क्योंकि वो वहाँ पे शर्मिंदा हुए सबके सामने कि उस्ताद हाफिज अली खान साहब के पोते या उस्ताद अमजद अली खान साहब के बच्चे बजा नहीं पाए जिस तरीके से बजाना चाहिए, चाहे हम बहुत छोटे थे। अच्छा। तो उस दिन एहसास आयान भाई मुझको इस बात का एहसास हुआ कि व्हाट डज म्यूजिक मीन टू हिम, संगीत उनके लिए क्या है। तो उस दिन के बाद मेरे ख्याल से वही फिर 5-6 घंटे का रियाज शुरू हुआ और फिर वी टुक इट सीरियसली, और आज सब बड़ों की दुआओं से थोड़ा बहुत जहाँ भी पहुंचे हैं, बस मेहनत और माशाल्लाह बहुत आगे तक पहुंचे। नहीं, और भी काफी इंसिडेंट्स हैं किताब में जो हमने लिखा है, खासकर जब तालीम होती थी। ये एक खास चीज़ ये लिखा है कि तालीम सिर्फ म्यूजिक रूम में नहीं हुई, क्योंकि अब्बा का जैसा मिजाज है वो तालीम कहीं भी हो सकती है, चाहे आप प्लेन में बैठे हो या कहीं आप गाड़ी में हो ट्रैवल कर रहे हो, कोई बंदिश अगर जहन में आए तो वो एकदम शुरू हो जाते हैं, या कोई नक्शा किसी राग का आए उनके जहन में। तो फिजिकल फीचर्स जो हैं या फिजिकल एरियाज जो हैं दुनिया के, दैट नेवर मैटर्ड। आपकी बुजुर्गों की हम बात करें तो पीढ़ी दर पीढ़ी संगीत आपकी यहाँ चला आ रहा है, दादा साहब, दादा हुजूर साहब, फिर अब्बा, फिर आप। अगर आप लोगों की बात करें, क्योंकि आप यंग जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने इसे अपनी पसंद से चुना या ट्रेडिशन था इसलिए चुना, या बहुत जल्दी तरक्की मिलती है इसलिए चुना? नहीं, देखिए इसमें सबसे पहले आपका जो आखिरी सवाल है मैं उसका जवाब पहले दूंगा कि तरक्की की जहाँ तक बात रही, ये एक ऐसा प्रोफेशन है, कोई भी क्रिएटिव आर्ट, कि मंजिल दिखती नहीं आपको, गारंटी नहीं मंजिल है। चाहे आप पेंटर हो, स्कल्पचर हो, डांसर हो, म्यूजिशियन हो, क्रिकेटर हो या एक्टर हो, जो क्रिएटिव लाइंस की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है कि अगर आपके वालिद बहुत मशहूर हैं, इसकी गारंटी नहीं कि आप भी मशहूर ही होंगे। आप कोशिश कीजिए, और अगर आपकी किस्मत है, किस्मत आपका साथ देगी अगर, तो शायद आपका भी नाम हो सकता है। लेकिन हमने किताब में लिखा है, कोट है कि जीनियस, किसी भी जीनियस को बनाने के लिए 99% मेहनत चाहिए होती है, प्रेस्पिरेशन, और 1% इंस्पिरेशन। तो क्योंकि हम उस्ताद अमजद अली खान साहब के बेटे, तो कोई ये पक्की बात नहीं है कि हमारा भी उतना ही नाम हो सकेगा कभी। और आप कोई प्रोडक्ट नहीं हो कि आपके पिताजी आपको प्रमोट करें, आप कोई साबुन शैम्पू तो हो नहीं कि आपको टीवी पर 1 साल दिखा दिया तो आप बन गए स्टार, ऐसा नहीं है। इस लाइन में मेहनत करनी है, और जिसने किया उसका है। इवेंचुअली आपका काम बोलता है, क्योंकि जैसे आपने घराने की बात की, खानदान की बात, ट्रेडिशन की बात की। अब जैसे हमारे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि ऐसे परिवार में हमारा जन्म हुआ जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सरोद प्लेयर्स हुए हैं। दादा अब्बा से भी पहले उनके वालिद साहब उस्ताद नन्हे खान साहब, उनके वालिद साहब उस्ताद गुलाम बंद अली खान साहब, तो वो जनरेशंस सरोद प्लेयर्स रहे हैं। लेकिन बात यही है इवेंचुअली आप कहाँ से आए हैं और आप कौन हैं, ये आपका काम बोलता है। आजकल बहुत ऐसे कलाकार हैं कि जी हम फलाने खलीफा हैं और हम ये हैं वो हैं, लेकिन आप स्टेज में क्या करते हैं, एक बहुत हमारे क्लासिकल वर्ल्ड में क्रूड वे में कहते हैं कि अगर जब तक आप 2.5 गज का तान नहीं लेंगे तो आप कौन है मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए बेसिकली म्यूजिकली आप यू हैव टू बी अ ह्यूमन बीइंग आल्सो। देखिए म्यूजिशियंस में क्या होता है कि क्रिएटिव लाइन में कि कामयाबी मिलती है, आदमी थोड़ा सा बहक जाता है, गुरूर आ जाता है। और वो गुरूर एक्चुअली कर्स है, वो बदुआ है, वो आप किसी के शराब में आ जाते हो, बिकॉज फिर आपकी ग्रोथ खत्म हो जाती है। यू नो, जितने आप हल्के होंगे अंदर से उतनी ऊंचाई, इट्स लाइक अ बॉल, या कुछ भी चीज जिसमें जो चीज कम भारी है वो ऊपर जाता है, और जो भी चीज भारी हो जाता है वो नीचे रह जाता है। तो जिंदगी में एक अच्छा कलाकार, एक अच्छा कामयाब इंसान बनने के लिए बहुत जरूरी है कि आप हम्बल भी हो, डाउन टू अर्थ। किस उम्र में आप दोनों ने तरबियत हासिल की और शुरुआत की, और जो एक सबसे अहम सवाल जो होता है, गुरु दक्षिणा क्या रही? शिक्षा तो आज भी चल रही है और हमेशा चलती शुरुआत देखिए, जैसे मैंने पहले जैसे कहा, क्योंकि हम लोग घर में ही हमारे गुरु हमारे वालिद हैं, तो इसलिए वो उम्र शायद वही होगी 4, 5, 6 साल, क्योंकि सबसे पहले गाना शुरू किए हम लोग।
और ये सुना है कि जब अमान भाई आए थे हॉस्पिटल से या 2 साल बाद जब मैं आया, तो सबसे पहले अब्बा ने जब हमें लिया गोद में तो कुछ गाए वो कान में। अच्छा। तो तालीम शायद उसी दिन से इन एसेंस शुरू हो गई होगी। और बहुत लंबा रास्ता है, जैसे हम कह रहे हैं आपको, तो हमारी पहली ट्रेनिंग यही हुई है कि पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, फिर एक अच्छा आर्टिस्ट बनिए। हमारे घर की हर ईंट में शायद एक म्यूजिक का माहौल है, ऐसा माहौल था घर में, क्योंकि जब हम लोग बड़े हो रहे थे अब्बा के शागिर्द आते थे, तालीम 24 घंटे होती रहती थी, और एक माहौल कॉन्स्टेंटली था घर में म्यूजिक का। तो उस वजह से हम लोग का एक इंक्लिनेशन जो था म्यूजिक की तरफ, वो थोड़ा नेचुरल हुआ। और दक्षिणा यही है कि हर प्रोग्राम आज भी हम समझते हैं कि हमारा पहला प्रोग्राम है, और आप की वजह से अगर आपके गुरु का नाम ज्यादा ना हो या गुरु को इज्जत ना मिले, तो आपकी वजह से गुरु की बेइज्जती कभी ना हो। बहुत खूबसूरत बात, बहुत हसीन बात। ये दोनों का ये मानना है कि सबसे ज़रूरी है कि आप पहले एक बेहतर इंसान बने, और कलाकार के लिए जो मूल मंत्र है इनका वो ये है कि उसकी पैर जो हैं वो हमेशा ज़मीन पर रहने चाहिए। ले लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे।